हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे ओपेरिन का सिद्धांत, अर्थात ओपेरिन हाइपोथेसिस या ओपेरिन थियरीज। इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति किस तरह से कैसे हुई। और ये बहुत ही प्रसिद्ध समझिए कि थीसिस या थियरी है जिसको ओपेरिन ने सिद्ध किया, प्रदर्शित किया और आप उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। लेकिन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी लेंदी टॉपिक है कि आप परेशान हो जाते हैं, ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो आइए कम टाइम में इसको क्लियर करते हैं चुटकियों में। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये टॉपिक पूछी जाती है। ओपेरिन के सिद्धांत, थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए, 2 मिनट की कहानी है। जब वैज्ञानिकों ने बताया कि स्वतः पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति स्वयं हुई, ये पूरा प्रोसेस पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति से है कि पृथ्वी कैसे बनी, उस पे जीव कैसे आए, किस तरह से हम लोग आ गए, ये सारी चीजें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया, जिसको गलत साबित करते हुए ओपेरिन ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और अपने इन समस्त 8 चरणों में पूरा प्रदर्शित करके बताया कि इस तरह से पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओपेरिन के थीसिस को। इसका पहला चरण है, ये चरण है प्रथम चरण। प्रथम चरण अर्थात फर्स्ट चरण में परमाणु अवस्था बोला जाता है। अब आप समझिए और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुनी हुई बातें हमेशा याद रहती हैं और कभी भूलती नहीं है अगर ध्यान से सुनते हैं। परमाणु अवस्था में ओपेरिन ने पहली अवस्था में बताया कि पृथ्वी पहले कोई प्लैनेट्स बने नहीं थे। पहले केवल असंख्य मात्रा में, अनगिनत असंख्य ब्रह्मांड में परमाणु बिखरे हुए थे और वो समस्त परमाणु जो बिखरे हुए थे पूरे ब्रह्मांड में, वो अचानक से एक दूसरे की तरफ क्या होने लगे, आकर्षित होने लगे। और आकर्षित होने से बहुत तीव्र गति से एक दूसरे से जुड़ने लगे और अणुओं का निर्माण किया। किसका निर्माण किया बाबू? अणुओं का निर्माण किया। अब आप समझिए, मैं पहली अवस्था एकदम सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं, इतने सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि आपको 10 मिनट के अंदर ये पूरी हाइपोथेसिस समझ में आ जाएगी। पहली अवस्था कौन सी अवस्था? परमाणु अवस्था। और उसने कहा कि कौन? ओपेरिन भाई। ओपेरिन ने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में परमाणुओं की असंख्य मात्रा बिखरी हुई थी, लेकिन आपको पता है कि हमेशा आकर्षण प्रतिकर्षण बल एनवायरनमेंट में लगता रहता है। आकर्षण बल के कारण समस्त परमाणु एक दूसरे के साथ बहुत तीव्र गति से जुड़ने लगे और किसका निर्माण किया बाबू? अणुओं का निर्माण किया। और दूसरी अवस्था आ गई अणु अवस्था। दूसरी अवस्था में उसने कहा कि जब अणुओं का निर्माण हुआ, अणु अवस्था या सरल कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति, उसने कहा कि जब परमाणु एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे, जुड़ने लगे, तो क्या बने बाबू? अणु बने। और उसी को उसने कहा अणु अवस्था। और उसने कहा अणुओं के क्रियाकलापों से, उनके मिलने से, बहुत तीव्र गति के साथ टकराने से बहुत उनसे बड़े बड़े परमाणुओं का निर्माण हुआ और साथ ही साथ क्या बने? सरल कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई। आई होप कि आप क्लियर होंगे। ऐसे यौगिक जो किसी भी लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए, जीवित जीव को जीने के लिए आवश्यक पदार्थों की उत्पत्ति हुई। समझिए, पहली अवस्था परमाणु अवस्था। और उसने कहा कि परमाणु पूरी तरह से इन्वायरमेंट में, ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे और एक दूसरे को आकर्षित होकर किसका निर्माण किए बाबू? अणुओं का निर्माण किए। और अणुओं के क्रियाकलापों से, नोट करते रहिएगा कैसे कैसे सेंटेंस बनाना है, अणुओं के क्रियाकलापों से कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई। ये 2 चरण है। मैं बहुत शार्प वे में, एकदम सिंपल शब्दों में, छोटे शब्दों में आपको समझा रहा हूं ताकि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तीसरी अवस्था आ गई अणु के बाद कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। ये वही टॉपिक है जो ऊपर की है। कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति में ओपेरिन ने बताया कि जब बहुत सारे अणु एक दूसरे के साथ टकराने लगे तो उनके टक्कर से बहुत से अणुओं, बहुत सी गैसों का निर्माण हुआ। और क्या, बहुत जो अणु एक दूसरे के साथ टकराते थे वो क्या हो रहे थे? बहुत गर्म हो जा रहे थे। आप समझिए इस बात को कि यदि आप किसी स्टोन, पत्थर से किसी पत्थर को मारेंगे
तो क्या निकलती है? चिंगारी निकलती। आपने अपने बॉडी में जितना फोर्स था उससे उसको हीट किया तो क्या निकली बाबू? चिंगारी निकली। लेकिन यहाँ पे पूरे आकर्षण, बहुत ज्यादा आकर्षण बल के साथ वो क्या हो रहे थे? एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे, और टकराने से जो पिंडों का निर्माण हो रहा था उनसे क्या हो रहा था? कुछ धुएं, कुछ गैसेस निकल रही थी और वो बड़े होते जा रहे थे एक दूसरे। भाई सारी चीजों को जोड़ते जाएंगे तो क्या हो रहा है? बड़ा बड़ा होता चला जा रहा है। पहले परमाणुओं से क्या बने बाबू? अणु बने, और अणुओं के क्रियाकलापों से सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। अर्थात अब अणुओं के क्रियाकलापों से सरल कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई। और इस टॉपिक में स्टैनले मिलर आ गए हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझिएगा। स्टैनले मिलर को मैंने पढ़ाया है, और स्टैनले मिलर ने जब ओपेरिन ने अपने 3 अवस्थाएं समझाई तो स्टैनले मिलर ने कहा भाई आप तो हवाबाजी करते जा रहे हैं, हम देख लेते हैं कि ये चीजें सही है कि नहीं। तो स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोगशाला में अपना प्रयोग करके यह सिद्ध किया था और कंफर्म किया था कि हाँ भाई जो ओपेरिन जी बता रहे हैं वो क्या है? सही है। उसने केवल जल को गर्म किया और रिजल्ट में बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति देखी। तो स्टैनले मिलर का प्रयोग मैंने इससे पहले पढ़ा रखा है, आप सर्च करके देखिएगा। चौथी अवस्था जिसे हम कहते हैं कोलाइड कोएस्टर अवस्था। अब आप समझिए ये टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझिए इस बात को। कोलाइड्स कोएस्टर अवस्था में क्या बताया गया? कहा गया कि पहले जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई पृथ्वी पे। क्या हुआ? पहले बताया गया कि परमाणु थे, ये जुड़कर क्या बने? अणु बने। अणुओं के क्रियाकलापों से बहुत से कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। और क्या बताया कि अणुओं के तीव्र गति से मिलने से, परमाणुओं के मिलने से असंख्य मात्रा में जब परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे तो बड़े बड़े अणु और बड़े बड़े आकाशीय पिंडों का फॉर्मेशन हुआ। इनके मिलने और जुड़ने से बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई। मैंने आपको समझाया था कि जब आप किसी चीज की टक्कर देते हैं तो वहां से कुछ गैसें निकलती है। जैसे आप पटाखा फोड़ते हैं, पटाखा में क्या होता है? आवाज होती है और क्या होता है बाबू? ढेर सारी गैसें रिलीज होती हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ सारी प्रोसेस वही चल रहे थे कि अणु एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे? टकराकर जुड़ रहे थे तीव्र गति से। इनका मानना था, ओपेरिन का मानना था कि अणु के मिलने से परमाणु और परमाणुओं के मिलने से बहुत बड़े बड़े आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। लेकिन वो जो पिंड एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे, टकरा रहे थे, उनकी टक्कर से उनमें अपार गर्मी उत्पन्न हो गई थी। और पिंड बनने के बाद, जो आकाशीय पिंड बनने के बाद वो दहकते हुए आग की ज्वाला की तरह जल रहे थे। जैसे तवे को खूब ज्यादा देर तक क्या करिए? हीट कर दीजिए। लोहे को ज्यादा देर तक हीट कर दीजिए तो आप देखते हैं दहकता हुआ लोहे की, वो जो उसकी गर्मी होती है दहकने लगती है, पूरा जैसे लगता है कि दहक रहा है पूरा लोहा। ठीक उसी तरह से जो बड़े बड़े आकाशीय पिंड बने वो इतनी तीव्र गति से जुड़ने के बाद वो दहकते हुए आग के गोले के समान फॉर्मेट हुए। चौथी अवस्था कोलाइड। उसने कहा कि जब भाई परमाणु अणु एक दूसरे के साथ टक्कर दे रहे थे तो आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ, लेकिन इसके बाद बहुत सारी गैसों का भी निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बाबू? बहुत सारी गैसों का निर्माण हुआ। और ये गैसें ऊपर जाकर कई हजार वर्षों के बाद बारिश का मौसम बनने लगा और धीरे धीरे बारिश होने लगी। अब आप समझिए, एकदम पूरी थीसिस यही चल रही है, परमाणु अवस्था, अणु अवस्था, कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। और उसके बाद अब क्या हो रहा है भैया कि मिलने से जो आकाशीय पिंड बने, परमाणु अणुओं के मिलने से जो आकाशीय पिंड बने, ये दहकते हुए ज्वाला के समान, आग के गोले के समान दहक रहे थे। यहां से पूरी तरह से आग निकल रही थी और टकराने से जो गैसों की उत्पत्ति हुई उससे क्या हुआ? क्लाउड का फॉर्मेशन, बादलों का निर्माण हुआ। और बादल ने अपनी परिस्थितियों को चेंज किया। जब बादल धीरे धीरे आने लगे तो क्या हुआ? बारिश होने लगी धीरे धीरे। और बारिश जब हो रही थी, जल की बूंदें नीचे नहीं आ पा रही थी, ऊपर ही भाप बनकर क्या हो जा रही थी? उड़ जा रही थी। क्योंकि गर्मी, जो प्लैनेट्स बने थे उस समय वो क्या थे? बहुत ज्यादा हीट थे, बहुत ज्यादा गर्म थे। आप एग्जाम्पल में किसी तवे पे पानी डाल दीजिए, कैसा लगता है? जब गर्म होता है पूरा तवा, पानी डाल दीजिए, छन 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 करके क्या हो जाता है?
उड़ जाता है, वो कम गर्म होता है, लेकिन उससे कई हजार गुना ज्यादा गर्म थे ये प्लैनेट्स जो बने थे किससे, अणुओं और परमाणुओं के सम्मिलन से। लेकिन जब फिर से वाष्प बन गई तो कई हजार वर्षों तक यही निरंतर प्रक्रिया चलती रही, और एक कंडीशन ऐसी आई कि जो प्लैनेट्स अर्थात पृथ्वी जो बनी थी, जो प्लैनेट्स बने थे, वहां पे धीरे धीरे जल क्या होने लगा, एकत्रित होने लगा। और जल के अंदर जब जल यहाँ पे मान लीजिए कोई प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो गया अणुओं और परमाणुओं के मिलने से, मान लीजिए इसको हम पृथ्वी ही मान लेते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, मान लीजिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, लेकिन ये पृथ्वी क्या थी, एकदम पूरी तरह से जलते हुए आग के गोले के समान थी। अब जब आग के गोले में धीरे धीरे जल आने लगा तो धीरे धीरे इसकी गर्मी क्या होने लगी, ठंडी होने लगी, और यहाँ पे क्या होने लगा, पृथ्वी की सतहों पे जल उपस्थित होने लगा। लेकिन कहना था क्या भाई कि समझिए कि पृथ्वी की गर्म जो उसकी सतह थी वो ठंडी हुई थी, नीचे क्या थी, पूरी गर्म पड़ी हुई थी, तो जो जल यहाँ पे एकत्रित होता था वो गर्म सूप के समान, भाप के समान क्या होता था, उबलता था। और कहा कि जल की ठंडे, समझिए इस बात को, जल की ठंडी प्रोसेस प्रक्रिया से और पृथ्वी की गर्मी से क्या हुआ, ठंडे और गर्म से क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन से बहुत सारे कोलाइड्स, बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ। कहां बाबू, पृथ्वी के ऊपर। बात समझिएगा कि पहले अणु अवस्था किस पूरे ब्रह्मांड में क्या थे बाबू, अणु थे, परमाणु थे, और परमाणुओं से क्या बना, अणु बना, और अणुओं के क्रियाकलापों से यौगिकों अर्थात कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई। कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति के बाद उसने कहा कि पृथ्वी धीरे धीरे क्या होने लगी, ठंडी होने लगी, तो पृथ्वी पे क्या होने लगा, जल रुकने लगा। लेकिन पृथ्वी इतनी गर्म थी कि वो गर्म जो जल था वो कैसा था, सूप के, गर्म सूप के समान था। और पृथ्वी की गर्मी और जल के ठंडी से जो रिएक्शन हुआ, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, ग्लूकोज, मिनरल्स का फॉर्मेशन हुआ, और इस जल में सबसे पहले उन पदार्थों का निर्माण हुआ जो किसी कोशिका को जीवित रखने योग्य थे। पहले इसने कहा, ओपैरी ने कहा, पहले कोशिका का निर्माण नहीं हुआ, पहले ऐसे पदार्थों का निर्माण हुआ जो कोशिका को क्या कर रहे थे, जीवित करने योग्य थे। अर्थात ऐसे पदार्थों का निर्माण हुआ जिसके बाद कोशिका क्या हो सके, जीवित रह सके। अरे भैया, आपको अगर ऐसे प्लेस पे फेंक दिया जाए जहां पे न खाने के लिए न पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो जिएंगे, मर जाएंगे। ऐसे ही उसने कहा कि पहले कोशिका का, किसी जीवित जीव का निर्माण नहीं हुआ, पहले उस आर्गन का, उस पदार्थ का निर्माण हुआ जो किसी जीवित जीव के लिए उपयोगी थे। तो प्रोटीन्स का निर्माण हुआ, एंजाइम का निर्माण हुआ, जो जल के ठंडे और पृथ्वी के गर्म के रिएक्शन के कारण यहां पे पृथ्वी की सतहों पे निर्मित होने लगे। और उसके बाद 5वें चरण में, ये पूरा चरण ही है, आप समझिएगा इस बात को कि परमाणु अवस्था, फिर परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण हुआ, अणुओं के क्रियाकलापों से कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई जिसे स्टेनले मिलर ने सिद्ध किया था। और चौथे चरण में उसने कहा कि जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हो गया तो जल के ठंडी और पृथ्वी के गर्म से कोलाइड्स का, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ, ऐसे पदार्थों का निर्माण हुआ जो किसी कोशिका के लिए क्या थे, जीवित रहने के लिए बहुत उपयोगी थे। चौथी अवस्था में, 5वीं अवस्था में उसने कहा स्वतः उत्प्रेरक तंत्र अर्थात जीन्स, वायरस, प्रारंभिक जीव। 5वें चरण में उसने कहा, चौथे चरण में क्या हो रहा था बाबू, ऐसे पदार्थ का निर्माण हो गया था जो कोशिका को जीवित रखने के लिए क्या थे, इंपॉर्टेंट थे, उपयोगी थे। और उसके बाद उसने कहा कि किसी कोशिका का भी निर्माण नहीं हुआ, पहले जीन्स का, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, इनके क्रियाकलापों से जीन्स अर्थात न्यूक्लिक प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और वायरस का निर्माण हुआ। अच्छा, क्या वायरस में कोशिका नहीं होती? नहीं होती भाई, उसके अंदर कोशिका नहीं होती, केवल उसका डीएनए होता है बस। तभी तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं किसको, वायरस को। तो अभी कोशिका का निर्माण 5वां चरण था, अभी कोशिका का निर्माण नहीं हुआ, केवल उन पदार्थों का निर्माण हुआ जो कोशिका को जीवित रखने के लिए, कोशिका को भोजन प्रदान करने के लिए आवश्यक थे। छठे चरण में उसने कहा कि जब जीन्स का और वायरस का धीरे धीरे जल के अंदर फॉर्मेशन होने लगा तो पूर्व
केंद्रकीय कोशिका का निर्माण हुआ। और पूर्व केंद्रकीय कोशिका को कहते हैं प्रोकैरियोटिक। अब आप समझेंगे प्रोकैरियोटिक का मतलब ऐसी कोशिका जो अविकसित हो, जिसके अंदर न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक अनुपस्थित हो। पहले क्या हुआ बाबू, जीन्स का फॉर्मेशन हुआ, वायरस का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद जल के अंदर ही सबसे पहले एक नई प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ, जिसके अंदर जीन्स और कुछ और दूसरे प्रोटीन थे। कहां पे हुआ, पृथ्वी के ऊपर जो जल उपस्थित था उसके अंदर हुआ। और उसके बाद उसने कहा कि कई हजार वर्षों तक पूर्व केंद्र की कोशिका ही चलती रही। उसके बाद विकसित होते हुए पूर्व केंद्र की कोशिका, आप समझिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है बाबू, बैक्टीरिया होता है। और बैक्टीरिया की कुछ ऐसी जातियों का विकास हुआ जो क्या थे कि स्वपोषीय की उत्पत्ति, जो स्वपोषी थे, अर्थात जल के अंदर ही कुछ ऐसे बैक्टीरिया का निर्माण हुआ जो क्या थे बाबू, स्वपोषी थे। बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, अर्थात पूर्व केंद्रकीय कोशिका होती है, इसे हम कहते हैं बैक्टीरिया। इसके बाद उसने कहा कि स्वपोषी अर्थात बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल की उत्पत्ति हुई। आप समझिए, जल जब ढेर सारा एकत्रित हो जाता है तो देखेंगे नीले हरे शैवाल, बैक्टीरिया बहुत सारे जल की सतहों पे लग जाते हैं। अरे भाई काई जिसे बोलते हैं, वो पूरा लग जाता है। तो उसने कहा, ओपेरिन ने कहा कि सबसे पहले ऐसा ही हुआ कि पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ, फिर प्रोकैरियोटिक में कुछ ऐसे जीवों का विकास हुआ जो क्या थे, स्वपोषी थे। उसके बाद कई हजार वर्षों के बाद निरंतर इन्हीं के क्रियाकलापों और मिलने से क्या हुआ, सुविकसित यूकैरियोटिक कोशिका, सुकेंद्रकीय कोशिका का निर्माण हुआ। सुकेंद्रकीय कोशिका को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। अर्थात अब पूरा चरण फिर समझिएगा, मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूं। ओपेरिन ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी। तो उसने कहा कि पहले पृथ्वी या किसी दूसरे आकाशीय पिंड का निर्माण नहीं हुआ था। पहले क्या थे, असंख्य मात्रा में परमाणु थे जो बिखरे हुए थे पूरे ब्रह्मांड में। वो एक दूसरे से आकर्षित होकर किसका निर्माण किए बाबू, अणुओं का निर्माण किए। और अणुओं के निर्माण से, उनके क्रियाकलापों से कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई। और उस उत्पत्ति को सिद्ध किया स्टैनले मिलर ने कि हाँ भाई जो बताया जा रहा है ओपेरिन द्वारा ये पूरी तरह से सही है। कार्बनिक यौगिकों के क्रियाकलापों से प्रोटीन्स का, कोलाइड्स का, कोलेस्ट्रॉल नामक जैसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हुआ जो किसी कोशिका को जीवित रखने के लिए जरूरी थे, इंपॉर्टेंट थे। पहले कोशिका का निर्माण नहीं हुआ, पहले किसका निर्माण हुआ, ऐसे पदार्थों का जो कोशिका को जीवित रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इसके बाद उसने कहा अभी भी कोशिका का निर्माण नहीं हुआ, केवल प्रोटीन का निर्माण हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम का निर्माण हुआ। इसके बाद उसी जल में स्वतः उत्प्रेरक तंत्र अर्थात जीन्स का, वायरस की उत्पत्ति हुई। अभी कोशिका नहीं बनी, क्या बनी, जीन्स बने, न्यूक्लिक प्रोटीन बने, वायरस बने। और उसके बाद फिर छठे चरण में उसने कहा कि उस जल में इनके क्रियाकलापों से प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ। और प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ जातियां कैसे विकसित हुई, स्वपोषीय जातियों की उत्पत्ति हुई। और स्वपोषी जातियां विकसित होकर उनके क्रियाकलापों से यूकैरियोटिक कोशिका अर्थात सुकेंद्रकीय कोशिका का निर्माण हुआ। आई होप कि इतनी घटनाएं आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी, ध्यान से अगर सुने होंगे तो। अगर नहीं सुने तो फिर से रिवीजन करके देख लीजिएगा बेहतरीन ढंग से। ये एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, इसलिए इस टॉपिक को रिवाइंड कराया जा रहा है। बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, बेस्ट करिए, एग्जाम में धूम मचा के आइए, है ना। मेरे वीडियो को देखने के लिए, स्पेशल साइंस को बड़ा करने के लिए अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा, है ना, जिससे हम और हमारे साथ जितने हमारे मित्र हैं, हमारे साइंस की फैमिली, वो बड़ी हो सके। आप बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए और बेस्ट करिए, खूब नाम रोशन करिए। आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।